वेलकम 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 दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? एज द नेम सजेस्ट, आज हम लोग बेसिकली शुरू करने वाले हैं हम लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA कोर्स का फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 3 है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। आप लोगों को बोर्ड में भी दिख रहा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो टर्म है लॉ, ज़्यादातर लोग, बहुत लोग, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ये टर्म का जो एथिक्स, बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को इस टर्म के बारे में पता होगा। फिर भी 30% 40% लोगों को पता होगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो आज हम लोग जो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं कि लॉ क्या होता है, लॉ का ज़रूरत क्यों है। क्या सर बाकी क्लासेस भी होगा, बट धीरे धीरे आता रहेगा बाकी क्लासेस। बट इस क्लासेस में सिर्फ हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कि लॉ क्या होता है एंड लॉ का क्या ज़रूरत है। तो सर ये क्लास जो किन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, बेसिकली ये अगर आप CA फाउंडेशन वाले हैं तो भी देख सकते हैं अप टू चैप्टर नंबर 1 तक, दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको भी पता है अगर आप CA फाउंडेशन वाले हैं तो CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन दोनों ही कोर्स में ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो सबके लिए कॉमन है। सिर्फ CA फाउंडेशन में एथिक्स नहीं है, CMA फाउंडेशन में एथिक्स वाला चीज़ भी है। और CA फाउंडेशन में जितना भी चैप्टर है उससे बहुत कम है इस सब्जेक्ट में, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं अप टू चैप्टर 1, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपका फुल कवरेज रहेगा जो CA में भी है, चार्टर अकाउंटेंट कोर्स में भी जो है वो यहाँ पे भी कवर होगा। बट व्हाट अबाउट CS? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दैट कोर्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस कि मुझे उस कोर्स के बारे में पता नहीं है कि वहाँ पे ये एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो आप ये ज़रूर देखें, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आई एम सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पहला चीज़ से कि वाई डू वी नीड लॉ, हम लोगों को लॉ का ज़रूरत क्या है। तो आप ही सोचिए लॉ का ज़रूरत क्या है। अगर लॉ नहीं होता तो कैसा होता? आप एक दिन के सोच लिए, एक दिन के लिए नहीं भाई, थोड़े देर के लिए सोच लीजिए, एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप कोई भी कांड कर बैठेंगे, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो आप एक पल के लिए समझ लीजिए कि लॉ नहीं है, आपको खुला छोड़ दिया गया है, कुछ भी करो, क्या करेंगे? छोड़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर लॉ नहीं होता, आज से अगर हम लोग 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल बैक जाते तो क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि आज से अगर 500 साल का बैक जाते तो हम लोग ये देखेंगे कि उस टाइम में जो है ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर आ गया हम लोग का कंपनीज एक्ट, ये सब कुछ नहीं था भाई। उस टाइम में कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम में ये सब का उतना ज़रूरत नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था? क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए, आज से 500 साल पहले कितना गाड़ियाँ हुआ करता था। आज से 500 साल पहले ठीक से हाईवेज ही नहीं था, गाड़ी कहाँ से भाई? वो जो घोड़ा का गाड़ी चलता था या फिर कुछ अलग अलग गाड़ियाँ होता था, मतलब जो क्या बोलेंगे, जानवर से चलाया जाता था। उस टाइम में इतना हम लोगों का टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं था। अभी तो ऑटोमेटिक कार, टेस्ला ऑटोमेटिक कार लेके आ गया है, ठीक है। उस टाइम में बहुत ही क्या बोलते हैं, ज़रूरत नहीं था लॉ का। जैसे कि आज अगर देखते हैं हम लोगों का ट्रैफिक रूल है, हम लोगों को पता है मोटर व्हीकल एक्ट आता है, उसका तहत ट्रैफिक रूल्स आता है। हम लोगों को किस साइड में 1 वे रोड 2 वे रोड किस साइड में चलाने हैं, हम लोगों को ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो मानना है, या फिर ट्रैफिक जो पुलिसमैन रहता है उनका इशारा से, उनका इशारा मिलने के बाद ही हम लोगों को जाना है। तो ये सब रूल कहाँ पे लिखा है? ये सब कुछ लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में। तो अभी ज़रूरत क्यों आया? क्योंकि उस टाइम में इतना गाड़ियाँ हुआ नहीं करता था। लेकिन आज जब ये सिचुएशन आ गया है, टू इंश्योर पीस और टू ब्रिंग स्मूथ फंक्शनिंग, सब कुछ आसानी से चलने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए लॉ। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ टू इंश्योर पीस एंड स्मूथ फंक्शन।
हम लोगों का स्मूथ फंक्शनिंग आसानी से चलने के लिए, हम लोगों को जो इन जनरल जो सोसाइटी है स्मूथ फंक्शनिंग चलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए लॉ, हम लोगों को चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन के डर से लोग कुछ भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो इलीगल है, जो वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या है? आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर सीखेंगे वॉइड का मतलब क्या है। ओके, कुछ भी इलीगल चीज़ हो वो हम लोग वॉइड, इलीगल सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब कुछ कवर होने वाला है। वो वाला वीडियो आप लोग से वीडियो में बने रहिए। तो क्या है मतलब स्मूथ फंक्शनिंग जो है हम लोग का सोसाइटी में वो चल रहा है कि नहीं है, कुछ इलीगल काम कर रहा है कि नहीं, वो देखना लॉ का काम है। उसके बाद उसके ऊपर में जो भी पेनल्टी होंगे, जो भी फाइन होंगे, जो भी इम्प्रेशनमेंट होंगे, ठीक से ठोकेंगे उनको। ठीक है, पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया भाई, टू एंश्योर पीस एंड स्मूथ फंक्शनिंग, इसको मार्क कर देते हैं, ये खत्म हो गया। सेकंड चीज में आते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट में आ गए थे, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। अरे भाई ये क्या चीज है, ये कौन सा चिड़िया का नाम है? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ये क्या है? तो एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है, आप आज सोचिए, आज आप ट्रैफिक लाइन को मतलब ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हैं, तो कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई उधर भी नहीं है, सामने भी नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल ऐसे ही है, रात का समय है, तो आप सोचे कि क्यों ना पार कर लेते हैं, छोड़ो कोई तो नहीं देख रहा है, हम क्रॉस कर लेते हैं, रेड लाइट है, लेकिन आप क्या किए, आप क्रॉस कर लिए। तो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरा उधर में था, तो आपको सीसीटीवी कैमरा ने देख लिया और आपके ऊपर में ठोक दिया फाइन 10,000 का। तो आपको फाइन भरना पड़ा, बाद में आपका नंबर उधर में आ गया, तो नंबर से आपका पता चल गया, फिर आपको भरना पड़ा फाइन। तो आपको भर दिया, अभी क्या करेंगे, कानून का उल्लंघन किया तो भरना ही पड़ेगा। तो बाद में आप नेक्स्ट डे में लाइन में खड़े हैं आराम से, आप क्या देख रहे हैं, उधर में रेड लाइट है, लेकिन एक जो गाड़ी एकदम स्पीड से पास हो गई, तो आपको पता चला क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा है। नहीं भाई, लॉ बोलता है कि हर चीज़ के लिए इक्वल, इन द सेंस यूनिफॉर्मिटी रहना पड़ेगा। लॉ यूनिफॉर्मिटी लाएगा कि हर किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को सोचा जाएगा कि कोई मिनिस्टर का बेटा है भाई उनको छोड़ देते और कोई आम जनता है तो उनको पकड़ लेते, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लॉ को लाया गया है। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया आशा करता हूँ। तो आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो ये वाला है हम लोगों का रिलेटेड भाई। हम लोग अभी नेक्स्ट सीएमए बनने के बाद क्या करेंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग कहीं ऑफिस में जॉब करेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जगह में जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, टू मैनेज बिजनेस एंड ट्रेड। अभी ट्रेड रिलेशन होता है, बिजनेस रिलेशन होता है, किस तरीके से हम लोगों को उस रिलेशनशिप में जो यही वाला फिर से आ जाता है। अगर हम देखें तो स्मूथ फंक्शनिंग, हम लोग का ट्रेड है, बिजनेस है, उसमें स्मूथ फंक्शनिंग, कोई किसी को चीट ना करे, ना आप सामने वाले को चीट करे, ना सामने वाला आपको चीट करे। कृपया मेरा वीडियोस आप स्पीड में 1x 2x ये सब में 1x में मतलब नॉर्मल में देखिए। आप कोशिश मत करिएगा कि 1.25 या फिर 1.5 या फिर 2x में देख लेंगे। मैं ऐसे स्पीड में बोलता हूँ, हो सके तो आप स्पीड कमाइए, लेकिन स्पीड बढ़ाकर मत देखिए वीडियो को। ओके, तो समझ में आ गया कि बिजनेस एंड ट्रेड में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अभी हमको लॉ चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग दिए हैं मोटा मोटी ओवरऑल कवर। ये नहीं है कि सिर्फ इन 3 वजह से, ऐसा नहीं है, बहुत सारा वजह है। इसमें से मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को लिया हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से लॉ को लाया गया हमारे सोसाइटी में। आशा करता हूँ समझ में आया। अगर आया तो जोर से बोलिए हाँ, ठीक है। रूम में बताइए अभी क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन है आपका, कमेंट में भी बता दीजिए हो सके तो। ठीक है, अभी समझते हैं व्हाई डू वी नीड लॉ। हमको ये समझ में आ गया अच्छे से कि हम लोगों को लॉ का ज़रूरत क्यों है। तो अभी नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ लॉ। भाई ये कौन सा चिड़िया का नाम है भाई लॉ, इसका ज़रूरत क्यों है हम समझ ले, लेकिन ये होता क्या है। तो हम लोगों को अभी पता चलेगा कि लॉ होता क्या है। तो लॉ लिखा गया है, लॉ मीन्स, अभी हम लोग देखेंगे लॉ मीन्स क्या है। आप क्या सुने ये बताइए हमको पहले। सर हम तो बहुत कुछ सुने, हम सुने लॉ का मतलब जो है ना एक्ट है। हम कुछ लोग बोलेंगे हम सुने सर एक्ट है। लॉ का मतलब जो है सर हम सुने रूल्स है। सर लॉ का मतलब हम सुने हैं कुछ एक होता है रेगुलेशन है। कोई बोलेंगे सर हम तो कुछ सुने हैं
क्या है, बाइलॉस होता है क्या सर? हाँ, बाइलॉस नाम का कुछ सुने हैं, ठीक है बाइलॉस। और क्या सुने हैं सर हम? और हाँ सर, ऑर्डिनेंस नाम का कुछ सुने हैं, लग रहा है कि ऑर्डिनेंस नाम का भी कुछ सुना है करके। ओके, तो हम लोग अभी देखने जाने कि लॉ मतलब क्या क्या होता है, कानूनी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है लॉ का मतलब। लॉ मीन्स ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज लॉ मीन्स, ये 6 चीज। अभी सबसे पहले आएंगे 1 by 1, सब में आएंगे भाई, सब में आएंगे, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं लॉ का मतलब क्या है, लॉ मीन्स। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं एक्ट, ये सबसे ज्यादा सुना हुआ चीज है भाई, एक्ट। लॉ मतलब एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है बताइए एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो ये क्या है? एक्ट जो है ये टाइप ऑफ लॉ है जो पास किया गया है फॉर सेंटर लेवल, दिस इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड फॉर स्टेट लेवल दिस इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। हम सभी को पता है, हम लोगों का जो सेंटर लेवल में होता है वो पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में क्या होता है? 2 हाउसेज होता है। कितना हाउस? सॉरी 4 हो गया, 2। ओके, 2 हाउसेज होता है, एक होता है अपर हाउस एंड एक होता है लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो हम लोगों को सबको पता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, एक कमेटी बनाया जाता है, वो प्रॉब्लम को ढूंढता है, इशू रिलेटेड एरिया को ढूंढते हैं। फिर क्या होता है, उस इशू रिलेटेड एरिया में एक ड्राफ्ट बनता है, एक बिल बनता है, और वो बिल पेश होता है पार्लियामेंट में। अगर वो सेंट्रल लेवल है, अगर वो सेंट्रल लेवल का है तो वो पेश होता है पार्लियामेंट में, और अगर वो स्टेट लेवल का है तो वो हम लोगों का स्टेट लेवल में जो भी, जहाँ पे विधानसभा बोला जाता है या फिर विधान परिषद बोला जाता है, वहाँ पे पेश होता है। तो पार्लियामेंट में बहुमत के साथ में जब वो ड्राफ्ट पास होता है तब वो जाता है, अगर सेंट्रल लेवल का हो, कहा जाता है अगर सेंट्रल लेवल का हो तो वो जाता है हम लोगों का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और अगर वो स्टेट लेवल हो तो वो जाता है किसके पास? गवर्नर के पास, स्टेट के गवर्नर के पास। और आफ्टर गेटिंग द assent of our president of India, for in case of the central level, that is parliament, after getting the assent of president of India, ये ऑफिशियल गेजेट भारत के राजपत्र में छपवाया जाता है और ये बन जाता है एक लॉ। और इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर, दिस इज विधानसभा में पास होने के बाद, गवर्नर का एसेंट मिलने के बाद ये बन जाता है एक लॉ। और कहाँ पे नोटिफाई होता है? ऑफिशियल गेजेट। ओके, समझ में आ गया? एक्ट का मतलब समझ में आ गया। और एक्ट एक टाइप ऑफ लॉ है जो पार्लियामेंट बनाता है सेंट्रल लेवल के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं स्टेट लेवल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट आता है सर, हम सुने हैं ये नाम का, ये वेट ये जो है, ये इस नाम का हम भी कुछ रूल्स वगैरह सुने हैं। हाँ सर, हम रूल्स वेट यार कुछ नहीं, पेन टैब है भाई, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। वेट सर, हम सुने हैं ये सब कुछ सुने हैं हम, रूल्स। व्हाट इज रूल? तो रूल का मतलब क्या है? जहाँ पे भी हम लोगों का जो एक्ट है, एक्ट में लिखा जाता है एक्ट वेयर इट इज रिटन दैट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर एक्ट में कहीं पे लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, वो बन जाता है रूल। और एज मे बी प्रेस्क्राइब कौन प्रेस्क्राइब करेगा? प्रेस्क्राइब वो करेगा अगर वो सेंट्रल रिलेटेड है तो वो सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी एसजी लिखना था हमको, वेट, हाँ हो गया एसजी। तो क्या होता है? व्हेन एक्ट वेयर इट इज रिटन एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब वो प्रेस्क्राइब कौन कर सकता है? प्रेस्क्राइब कर सकता है अगर वो सेंट्रल लेवल का हो तो वो कौन प्रेस्क्राइब कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर वो स्टेट रिलेटेड हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट। रूल्स क्या होता है? ये भी एक टाइप का लॉ है जो एक्ट के अंदर में लिखा हुआ है, रिटन व्हाट एज मे बी प्रेस्क्राइब। वहां पे क्या लिखा हुआ है? एज मे बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कौन करेगा? फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है?
अभी देखेंगे हम लोग ऑर्डिनेंस क्या होता है। बेसिकली ऑर्डिनेंस जो होता है ये है, इट इज़ अ टेम्पोररी लॉ पास्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री एंड गवर्नमेंट फॉर स्टेट। ये टेम्पोररी लॉ है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम लोगों को जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अगर वो कंट्री रिलेटेड है तो ये ऑर्डिनेंस एक लॉ ही है। ये पास किया जाता है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर वो स्टेट के रिलेटेड है तो ये गवर्नर पास करते हैं। कौन पास करते हैं? गवर्नर। अगर वो है कंट्री रिलेटेड तो वो कौन पास करेंगे? प्रेसिडेंट। और अगर ये स्टेट रिलेटेड है तो कौन? गवर्नर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेगुलेशन के बारे में। सर ये क्या होता है रेगुलेशन? हम बहुत सुने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही है। भाई एक नहीं है, समझ लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ लॉ पास्ड बाय रेगुलेटिंग बॉडी। भाई ये क्या है? रेगुलेटिंग बॉडी क्या होता है? और अच्छा एक चीज़ हम लोग इधर में समझ लेते हैं, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में टेम्पोररी लॉ बनाने का पावर कहाँ पे दिया गया है? ये जो है ये टेम्पोररी लॉ बनाने का पावर दिया गया है आर्टिकल, प्रेसिडेंट को दिया गया है, ये प्रेसिडेंट को दिया गया है इन आर्टिकल 123 एंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है आर्टिकल 213। समझ में आ गया? होप सो समझ में आ गया। ठीक है, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ये पावर दिया गया। ठीक है, हम आर्टिकल लिखने का पूरा जगह नहीं था इसलिए हम लोग सिर्फ एयर लिख के रख दिया, एयर। ओके, अभी हम लोग समझेंगे बाकी ये रेगुलेशन के बारे में। टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय रेगुलेटिंग बॉडी, ये क्या होता है? रेगुलेटिंग बॉडी क्या होता है? अभी चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग बॉडी बेसिकली ये होता है बॉडी पास्ड बाय। अभी सब काम तो मतलब हम लोगों का, अब अगर कोई भी लॉ पास करना है तो ऐसा तो नहीं है ना कोई भी लॉ अभी पास कौन करेगा? सब लॉ पार्लियामेंट में, अगर अभी कंपनी रिलेटेड कोई लॉ पास करना है, जैसे कि हम लोगों का है, आप सभी को पता होगा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी अगर कुछ शेयर के रिलेटेड में या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई अगर रूल्स नया लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में बैठ के बनाएगा? नहीं, यहाँ पे क्या किया गया, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया सेबी, जो अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड या फिर कोई भी कंपनी के रिलेटेड, अगर कोई कंपनीज एक्ट अलग है, कुछ लॉ जो है सेबी बनाता है, कंपनी को जो फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको ये पावर दिया गया है कि लॉ बनाना है कोई भी विषय पे। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड, शेयर रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड, कंपनी इशू रिलेटेड होगा तो वो सेबी बनाएगा। वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है। अभी समझते हैं सर ये तो कभी नहीं सुना, ये क्या है? कभी कुछ लोग सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि सब नहीं सुने, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये भी सुना है। बाईलॉस, ये क्या होता है? बाईलॉस मतलब सेल्फ गवर्निंग लॉस पास बाय रेगुलेटरी बॉडी। अभी वही चीज़ आप समझ लीजिए, रेगुलेटरी बॉडी मतलब सेबी का एग्जांपल ले लीजिए फिर से। सेबी जो क्या करता है, अभी सेबी क्या समझ लीजिए, सेबी, अभी आप बोलेंगे क्या फिर रेगुलेशंस और बायलॉ में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही रेगुलेटिंग बॉडी अगर दोनों ही पास कर रहा है तो बायलॉज और रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है? अभी डिफरेंस ये है कि गवर्न इटसेल्फ। सेबी जो लॉ बनाता है टू गवर्न इटसेल्फ, सेबी अपने आप को अंदर को डे टू डे, जो हम लोगों का जो डे टू डे काम है, सेबी के अंदर में जो काम है वो करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसको बोला जाता है बायलॉज। और रेगुलेशंस वो होता है जो आउटसाइडर, जो अदर्स के ऊपर में जो वो होगा, बाहर वाले के ऊपर में जो एप्लीकेबल होगा वो होता है हम लोग का रेगुलेशंस। और बायलॉज मतलब टू गवर्न इटसेल्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, टू गवर्न इटसेल्फ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अभी क्या है, लास्ट एंड द फाइनल बाकी है हम लोग का। क्या बाकी है देख लेते हैं। लास्ट हम लोग का बाकी है ऑर्डर। सर ये ऑर्डर क्या होता है? ये भी बहुत कम सुना है, बायलॉज भी बहुत कम सुना है। बायलॉज और ऑर्डर ये बहुत कम सुना जाता है इन जनरल, ऐसा नहीं है कोई सुनता नहीं है, मतलब बायलॉज भी बहुत लोग सुने होंगे और ऑर्डर भी बहुत लोग सुने होंगे, बहुत कम सुनाई देता है ये चीज़। तो ऑर्डर मतलब क्या है? एक टाइप ऑफ लॉ, ये भी एक टाइप ऑफ लॉ है पास्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। अभी क्या है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन आता है? मैं इधर में लिख के देता हूँ, ROC सुना है? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी सुना है?
वो होते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी, होते क्या हम लोगों के रजिस्टर ऑफ कंपनी होते हैं हम लोग के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। रजिस्टर ऑफ कंपनी भी लॉ बना सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर में, कंपनी को बोल सकते हैं कि नहीं भाई तुमको इतने दिन के अंदर में ये फॉर्म जमा करना है, ये लॉ है। और ये लॉ कौन बनाएगा, ये आरओसी बनाएगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी। और अगर नहीं किया तो उसके ऊपर में ठोक देंगे फाइन पेनल्टी जो भी होगा। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे ये छोटा बात है, इम्प्रिजनमेंट इसके लिए नहीं होगा, जो भी फाइन होगा जो भी पेनल्टी होंगे ठोक देंगे। समझ में आ गया? तो हमको समझ में आ गया एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है, रूल्स वो है जो जिस एक्ट में एस में भी प्रेस्क्राइब बोला गया है, और वो प्रेस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? फिर आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो टेम्पररी लॉ है पास्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री एंड गवर्नर फॉर द स्टेट। फिर क्या आता है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है, रेगुलेटिंग बॉडी जो आउटसाइडर को रेगुलेट करने के लिए जो बनता है वो होता है रेगुलेशंस। बायलॉज क्या होता है, ये भी रेगुलेटिंग बॉडी पास करता है, ये भी रेगुलेटिंग बॉडी बनाता है, लेकिन किन के लिए, खुद के लिए, खुद को गवर्न करने के लिए, खुद का डे टू डे चलाने के लिए वो होता है बायलॉज। और ऑर्डर्स क्या होता है, ऑर्डर्स लास्ट होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है आरओसी जो है वो अगर कोई भी, या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में वो आता है रीजनल डायरेक्टर, आरडीज आते हैं रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर के पास में भी अथॉरिटी होता है, उतना पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, पार्लियामेंट दिया हुआ है उनको अथॉरिटी, पार्लियामेंट का आर्टिकल्स दिया हुआ है उनको अथॉरिटी की लॉ बना सकते हो तुम। और वो लॉ कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, और वो लोग कंपनी को फॉलो करने पड़ेगा, और अगर फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी जो भी हो, फाइन जो भी हो वो ठोक सकते हैं। तो आशा ये है कि लॉ के बारे में हम लोगों का जो ये पेपर नंबर 1 है, इसमें लॉ के बारे में आपको पूरी तरीके से, और यहाँ पे ये वाला चीज़ याद रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कौन आर्टिकल नंबर 123 एंड आर्टिकल नंबर 213 ने पावर दिया है लॉ बनाने के लिए। ऐसा हर एक रेगुलेशंस हो, रेगुलेटिंग बॉडी हो या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ने किसने पावर दिया, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है उन लोगों को क्या करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। समझ में आ गया? आशा है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं जो हूँ बहुत ही फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप ये कृपया फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में मत देखें, आप ये नॉर्मल मोड में देखें। और आशा है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसके बाद में जितना भी CMA कोर्स के रिलेटेड आपको इस चैनल में आपको वीडियोस मिलता रहेगा। अगर आप यहाँ तक देखे और आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप कमेंट में बिल्कुल ज़रूर जाना, मतलब हम लोगों को बताइए कि आपको कैसा लगा ये चीज़। और अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट में ज़रूर डालिए कि किस चीज़ में कन्फ्यूजन है। और इसके बाद जो तीसरा चीज़ है, हम लोग अभी तीसरा नहीं चौथा पता नहीं कितना नंबर चीज़ है, लेकिन और एक चीज़ है जो आपको, अगर इसका रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, और आपको हर एक वीडियोस मिलता रहेगा CMA फाउंडेशन के रिलेटेड। फिलहाल ये हम लोग शुरू किए हैं पेपर नंबर 3 से। होप सो हम लोग इन फ्यूचर जितना भी CMA का पेपर है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और क्या है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वो सब आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।